चले ध्यान दें, अभी बहुत अति इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। एक इसको एग्जाम्पल में हम लेंगे। निहार को हम एग्जाम्पल में लेंगे। तो निहार होनहार बुद्धिमान शक्तिमान। निहार जब छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। क्या? डायपर में घूमता था, लंगोट पहन के घूमता था, या फिर ऐसे ही घूमता था? तो निहार एग्जाम्पल में है। देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड द थॉट प्रोसेस। निहार बहुत लाड़ प्यार से बड़ा घर वालों ने किया, तो बहुत चॉकलेट खाता था, बहुत ही ज्यादा चॉकलेट। दांत सड़ गए, खराब हो गए, कलर ब्राउन हो चुका था, हिलने लगे थे और गिरने लगे थे। और क्या गिरते? और क्या गिरते? बाल भी? जैसे बाल हिलते के पहले। तो अभी निहार डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने सब चेक किया, बोले बेटा बाहर बैठो। घर वालों को बताया कि देखो सिचुएशन बहुत खराब है, ज्यादा से ज्यादा महीने भर में ज्यादा से ज्यादा 10 चॉकलेट। अब घर वालों को पता था कि हम चॉकलेट देते वो तो ठीक है, लेकिन दादा दादी, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, ये लोग भी चॉकलेट देते। जो हम दिखते, जो हमारे नजरों के सामने है, हमको दिख रहा है वो तो हम दे रहे हैं, लेकिन हमारे अलावा भी लोग चॉकलेट देते। बोले महीने भर में घर वालों को भी कितना भी समझाया, स्कूल वालों को भी कितना भी समझाया, तो इसके पास में ना 3 चॉकलेट तो पहुंच ही जाते। इनविजिबल 3 चॉकलेट तो इसके पास पहुंच जाते, हमारा एक्सपीरियंस बोलता है। तो एक काम कर, 3 की लिमिट को कट कर दे और निहार को जाकर बोलते हैं कि तू ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 7 चॉकलेट खा सकता है, जो हम तेरे को देंगे और कंट्रोल में रखेंगे। ऐसा करने से क्या हुआ, जो दिख रहा है वो भी कंट्रोल में, और जो दिख नहीं रहा है वो भी कंट्रोल में, और अल्टीमेटली डॉक्टर की 10 की लिमिट क्रॉस नहीं होगी। अरे सुपर, बहुत बढ़िया। मतलब इससे ये सीखा हमने, जो हमको लिमिट मिलती है उसमें से कुछ लिमिट को डिडक्ट करना चाहिए और इनविजिबल चीजों के लिए अलोकेट कर देना चाहिए, ताकि इनविजिबल चीजें वो लिमिट में आ जाए। और हम लोगों ने सिर्फ विजिबल लिमिट जो है उसके साथ खेलना चाहिए, 7 के साथ। समझा क्या? और एक एग्जाम्पल, शादी कर रहे हैं आप, नहीं टाइम है अभी, घर वाले शादी कर रहे हैं, ठीक है। सपोज खर्चे का बजट बनाए, खर्चे का बजट बनाए, मानो नहीं मानो बहुत सारे खर्चे इनविजिबल रहते, अचानक आ ही जाते। तो बोले यार ये खर्चे आ ही जाते हैं, तो एक काम करो, जो बफर है, बफर के लिए बोले 2 लाख रुपए निकाल दो, और ऐसा मान के चलो कि अपना बजट 8 ही लाख है, इसमें सब निपटाना है। ऐसा करने से अपन ने जो इनविजिबल एक्सपेंसेस थे उसके लिए ऑलरेडी एक लिमिट है।
वो उसमें कवर हो गए, विजिबल इसमें कवर हो गए, अल्टीमेटली अपना 10 लाख के ऊपर नहीं जाएगा। वापस यही सीखा कि आपने कुछ लिमिट को डिडक्ट करके इनविजिबल चीजों के लिए रख देना चाहिए, बफर रख देना चाहिए। पढ़ाई में भी ऐसे होता है। आपके पास पढ़ने के लिए सपोज 100 दिन है, सपोज तुम उठा के 10 दिन निकाल दो। कोरोना वोरोना हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, अपने को भी हो सकता है, परिवार वालों को भी हो सकता है। अपने को हुआ तो भी अपने को थोड़ा आराम करना है, जाने तो जाने भैया। कभी भी ऐसा लगा कि तबियत थोड़ी खराब लग रही, आदमी ने खुश हो जाने का, बहुत बढ़िया, अब मेरे को सिर्फ तबियत पे देना है, ध्यान देना है, पढ़ाई गई भाड़ में। हाँ, घबराने का नहीं, लेकिन डर अलग चीज है, वो आदमी को अपने पास से समझ में आ जाता है। ठीक है, जैसे हमारा परिवार है, अति डरने वालों में से अति, और वही डीएनए अपने अंदर भी है। अपने को ऐसा लगा कि अपने को कुछ हुआ, तो फिर अपने को लगता फिर अभी धीरे धीरे हार्ट तक पहुंचेगा, फिर दिमाग तक पहुंचा, फिर खत्म। उसमें भी अगर गूगल के 2-3 आर्टिकल पढ़ लिए और वीडियो देख लिए, खत्म। बीच में मेरे कान में मेरे को कम सुनाई दे रहा था, तो मैडम को, मेरे को कोविड हो गया यार। बोले कैसे? बोले कम सुनाई दे रहा। बोले ये कौन सा सिम्टम है? मैंने बोला मैंने पढ़ा चाइना में कुछ केसेस में ऐसा हुआ, कम सुनाई दे रहा था। चलो ईएनटी के पास, तो ईएनटी के पास गए, कुछ नहीं बोले, थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा। उसने ऐसे 2 मिनट में कुछ तो भी किया, साफ हो गया। बोले मेरे को सुनाई दे रहा। मैडम बैठे, कोविड खत्म। एनीवेज, नाउ देखो भावुक हो गए, जहर अंदर ही जहर है। नाउ लेट्स कनेक्ट दिस स्टोरीज विद द ऑडिट एंड द वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। आप किसी भी बच्चे को पूछोगे ना ये कॉन्सेप्ट, तो उसको थोड़ा सा मन में डाउट रहता है इसको लेकर। ऑडिट में भी सुन लीजिए, ऑडिट में भी ऑडिटर को पता होता है कितनी भी मेहनत कर लो, ऑडिट के अपने प्रॉब्लम्स है, इनहेरेंट लिमिटेशंस पढ़कर आए थे हम लोग। सैम्पलिंग करते हैं, समय का प्रॉब्लम, कॉस्ट का प्रॉब्लम, यस नो। कुछ गलतियां हमेशा अनडिटेक्टेड रह जाती है, मतलब गलतियां होती है लेकिन हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, इनविजिबल गलतियां होती है। तो एक काम करो, मटेरियलिटी लेवल का एक हिस्सा डिडक्ट करके अलोकेट कर दो अनडिटेक्टेड गलतियों के लिए। सपोज तुम 10 करोड़ बोल रहे हो ना, सपोज एग्जांपल में 10 करोड़ की मटेरियलिटी बोल रहे हो, तो आप 3 करोड़ आपका पास्ट एक्सपीरियंस बोलता है, हर साल बोले ऐसा होता है, ऑडिट करने के बाद गलतियां नजर आती है, अंदाजा लगता है। तो मटेरियलिटी में से, अरे मटेरियलिटी निकाला क्यों हमने? ये देखने के लिए कि मिसस्टेटमेंट मटेरियल है कि नहीं है। अब मिसस्टेटमेंट 2 तरीके के ना, कुछ इनविजिबल है, तो आप थोड़ा सा ना मटेरियलिटी का लेवल, मटेरियलिटी का जो पोर्शन है अलोकेट कर दो, किसके लिए? अनडिटेक्टेड के लिए। उसको बिग फोर वाले स्टाइल में बोलते हैं हेयर कट, 30% हेयर कट। अच्छा, 30% मटेरियलिटी इज अलोकेटेड फॉर अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट। बची कितनी? 100 में से 30 गया, बचा कितना? 70%। अब टीम को बोलो 7 करोड़ तुम्हारे लिए माई बाप है, रिस्क असेसमेंट करोगे, रिस्क निकालोगे, तो 7 करोड़ दिमाग में रखो, 7 करोड़ के ऊपर गलती जा रही तो दैट रिस्क इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क निकालते वक्त 7 करोड़ को ध्यान में रखो। रिस्क असेसमेंट में, प्लानिंग में, एविडेंस कलेक्शन में, गलतियों को रिपोर्ट में क्वालिफाई करना कि नहीं करना, सब जगह आप कितना लेकर चलो? 7 करोड़। एंड दैट 7 करोड़ इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तुम चलोगे सिर्फ 7 करोड़ के हिसाब से। ऐसा करने से तुम गलतियों को, जो दिखने वाली गलतियां है, जो डिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है, जो डिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है, उसमें से हम करेक्शंस करवाते हैं। जो करेक्शंस नहीं होते उसको बोलते हैं अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। क्या बोलते हैं उसको? अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। टीम झगड़ के अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट को हमेशा किसके नीचे रखेगी? 7 करोड़ के नीचे। बहुत बढ़िया। इनविजिबल गलतियों के लिए 3 करोड़ है और विजिबल गलतियों के लिए 7 करोड़ है।
ऐसा करने से टोटल मटेरियलिटी, टोटल मिसस्टेटमेंट विल रिमेन विद इन 10 करोड़। तूफान मतलब टीम को बताना, देख टोटल मटेरियलिटी को छोड़, उसका हेयर कट निकाल के जो बचता है ना, उससे तेरे को चलने का है, क्योंकि इनविजिबल गलतियां रहती है। बात समझ रहे आप? देखिए आइए, अभी ऑडिटर को बताना पड़ता है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, वेदर दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। उसके लिए उसको देखना पड़ता है वेदर दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। ऑडिटर को जाके देखना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी बड़ी गलतियां है कि नहीं है। अब गलतियां कैसे समझेगा? जब वो गलतियों कंपेयर करेगा कौन से लेवल से? मटेरियलिटी लेवल से। अरे गलतियां मटेरियल है कि नहीं कैसे समझेगा? कंपेयर करके। अब गलतियां दो तरह की है, ऑडिट इज नॉट फुल प्रूफ, दो टाइप्स की है, डिटेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड। डिटेक्टेड में से जो ठीक कर लिया वो तो इट्स गुड, हमको चिंता किसमें है? अनकरेक्टेड। यस नो? अब भाई साहब आपकी गलतियां दो तरह की इंपॉर्टेंट, जो डिटेक्ट होके करेक्ट नहीं हुई अनकरेक्टेड, और जो डिटेक्ट ही नहीं हो पा रही अनडिटेक्टेड। अब आप एक काम करो, तो ऑडिटर के फोकस में दो गलतियां हैं जो डिटेक्ट नहीं हो पा रही, अनडिटेक्टेड और अनकरेक्टेड। आप मटेरियलिटी लेवल में से कुछ टुकड़ा काट के अलोकेट कर दो, किसके लिए? अनडिटेक्टेड के लिए। सो ऑडिट टीम फोकसेस ऑन टू थिंग्स, दे विल हैव टू स्प्लिट मटेरियलिटी लेवल इन टू पार्ट्स। नेचर ऑफ द एंटिटी, पुराना इतिहास, एक्सपीरियंस, इन सबको ध्यान में रखकर, ठीक है, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुछ पार्ट तोड़ करके, जिसको हेयर कट बोलते हैं, अलोकेट करना पड़ेगा अनडिटेक्टेड के लिए। रिमेनिंग जो पार्ट रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। क्यों? क्योंकि उसके बेसिस पे ही पूरे काम होने वाले, उसके बेसिस पे रिस्क असेसमेंट होने वाला है, उसके बेसिस में ऑडिट प्रोसीजर्स तय करेंगे, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, कहां पे काम कौन करना है, कहां पे ज्यादा, उसके बेसिस पे तय करेंगे कि गलतियां मटेरियल है क्या, क्वालिफाई करे या ना करे। पूरी ऑडिट टीम सिर्फ कौन सी मटेरियलिटी पे चलेगी? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी पे। दिस विल एंश्योर, ऐसा करने से कि आपके जो पूरी गलतियां है, टोटल मिसस्टेटमेंट, दे आर विद इन द लिमिट, टोटल मटेरियलिटी के लिमिट में है। आपके जो आपके अनडिटेक्टेड प्लस अनकरेक्टेड है, दे आर विद इन द लिमिट्स। और टीम कॉन्फिडेंटली बोल पाएगी वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। और अगर ये बोल पाए तो फिर वो कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। एग्जाम्पल के तौर पे देखो लिखा है वहां पे, टोटल मटेरियलिटी 10 करोड़ है, 30% काट दिया, किसके लिए छोड़ दिया? अनडिटेक्टेड। बचा 70%, वो क्या हुआ? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। और मजे की बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मटेरियलिटी 10 करोड़ है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मटेरियलिटी का परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकलेगा 7 करोड़। अगर किसी ऑडिट में आपने टीबीडी लेवल मटेरियलिटी है 6 करोड़, तो टीबीडी लेवल मटेरियलिटी का भी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकलेगा। ओह, अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मटेरियलिटी कितनी है? 10। कोई सेंसिटिव ट्रांजैक्शन बैलेंसेस और डिस्क्लोजर है, उसकी कितनी है? 6 करोड़। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकला, वैसे टीबीडी का भी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकलेगा। समझा क्या? 4.2 करोड़। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जीवन सफल। आज का क्लास में बोलता इधर ही खत्म करता हूं। सोचा रे, मैंने सोचा रे, जैसा सोचा वैसा होता तो बात ही क्या थी। जैसे मैंने बोला क्लास खत्म करते, इतनी एनर्जी जागी एकदम। सर ऐसा थोड़ा सा रेस्ट ले रहे थे, ऐसे अरे क्या बात कर रहा, क्लास खत्म, अलग ही जोश। ध्यान देना। तो आपको पहले ये पूरी कहानी समझानी पड़ेगी कि ऑडिट में हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, इसके बारे में बोलना है, लेकिन प्रॉब्लम है इनविजिबल गलतियों का, इसलिए ऐसे स्प्लिट करना पड़ता, अलग अलग करना पड़ता। एक को हेयर कट बोलते, दूसरे को परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, और उसके हिसाब से चलना पड़ता। और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी दोनों की निकलती, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की भी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकलती और टीबीडी लेवल की भी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बता रहा हूं 90 to 50% चलता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का परसेंटेज। डोमिनोज में तो आपको एक साइड में बताऊंगा, डोमिनोज की ऑडिट रिपोर्ट यूके की, 50% 50% अलोकेट कर दिया अनडिटेक्टेड को, इतने स्ट्रिक्ट हो गए। और 50% रखा है सिर्फ किसके लिए? अनकरेक्टेड के लिए।
50% रखा है उन्होंने परफॉर्मेंस मर्टेलिटी, होता है, ठीक है। वो अपने अपने हिसाब से एनालिसिस, हिस्ट्री, पास्ट, नेचर ऑफ द एंटिटी, इंडस्ट्री, कितनी गलतियां रहती है उसके हिसाब से रिडक्शन मारते और बचाव रखते। और बच्चे जो अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि टीबीडी लेवल मर्टेलिटी और परफॉर्मेंस मर्टेलिटी दोनों अलग चीज है। टीबीडी लेवल मर्टेलिटी हर असाइनमेंट में हो जरूरी नहीं है, जरूरत पड़ी तो हम रखते हैं, वो रखने का कारण अलग है क्योंकि सेंसिटिविटी ज्यादा है। यहां पे डिडक्शन करने का कारण अलग है। और अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज पढ़ोगे ना, किसी भी बच्चे को पूछो परफॉर्मेंस मर्टिलिटी क्या है, वो सिर्फ इतना ही बोलता है, इट इज अ मर्टिलिटी विच इज लोअर देन द नॉर्मल मर्टिलिटी। अबे लोअर तो टीबीडी भी रहती, इसलिए दिमाग में कंफ्यूजन। देखो लिमिट कम करना, उसके कारण अलग अलग है, वो कॉन्सेप्ट अलग है, ये कॉन्सेप्ट अलग है। अगर आपने जैसा हमने फ्लो दिया है वो फ्लो में ही समझाया आपने, दिस इज कॉल्ड रियल कॉन्सेप्ट, दिस कॉल्ड रियल नॉलेज, एंड देन यू नीड टू एक्सप्लेन। अगर आप ये टेक्निकल लैंग्वेज रटने जाओगे ना, बहुत मुश्किल है, आंसू निकलने हैं, इतने निकलने जिसकी लिमिट नहीं है सर। फिर मार्क्स, ऐसा सीनियर सोचते, ऐसा सीनियर सोचते, ऐसा लोग सोचते हैं कि लैंग्वेज एज इट इज होना चाहिए। इस पर मैंने बहुत चर्चा की और दिमाग लगाया। मैंने भी पेपर देखे हुए, मैंने पेपर चेक किए हुए इंस्टीट्यूट के ना, ऐसे टेस्ट वेस्ट ये सब कुछ। पेपर चेक करने वाले बाद सुपर कंप्यूटर नहीं रहता। 20% लैंग्वेज मैच, 35% लैंग्वेज मैच, 40% लैंग्वेज मैच। नहीं, आप मुझे बताओ, चेक करने वाला बंदा कोई सुपर कंप्यूटर है क्या? इज ए सुपर कंप्यूटर? आई विल टेल यू चेकिंग कैसे होती है। जो बंदा रहता है वो एकदम ही बेवकूफ, गया गुजरा, यूजलेस बंदा नहीं रहता, थोड़ी तो अकले रहती है। उसके सामने क्वेश्चन रहता है और उसके सामने एक आंसर रहता है। पेपर चेक करने वाला व्यक्ति ये समझने की कोशिश करता कि क्वेश्चन पूछा क्या है, और समझने की कोशिश करता कि जवाब दिया क्या है। दोनों पढ़कर उसको ऊपरी ऊपरी नॉलेज आता है, एक हल्का हल्का क्रस्ट उसको समझता कि सवाल क्या है और जवाब क्या है। आपका जवाब पढ़कर वो देखना चाहता है कि आप उसी पॉइंट को हिट कर रहे हो। जब उसको लगता है कि ये बच्चा नॉलेज दे रहा है, काम की बात कर रहा है, पते की बात कर रहा है, तो मार्क्स गिरना शुरू होते हैं। बहुत सारे बच्चे रट के जाते और रट के ऐसा लिखते कि समझ भी नहीं आता सामने वाले को लिखा क्या है। एक दो वर्ड इधर उधर खा गए, एक आध सेंटेंस खा गए, टेक्निकल लैंग्वेज की धज्जियां उड़ा, कुछ तो भी मिस करके आ गए जिसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, क्योंकि उसका फोकस नॉलेज शेयरिंग में नहीं है, उसका फोकस जो रटा था वो छापने में है। और सामने वाले को तो कोई हवा ही नहीं लग रही, अबे लिखा क्या है तूने। इनफैक्ट व्हेन ही सीज द रियल नॉलेज फ्लोइंग, रियल अंडरस्टैंडिंग फ्लोइंग, ही बिकम्स एक्सट्रीमली हैप्पी कि क्या लिखा है बंदे ने, मेरे को नहीं समझता था आज तक, अब मेरे को समझ रहा है। यस यार, ये कॉन्सेप्ट सही बोल रहा है बंदा। और फिर मार्क्स गिरना शुरू होते। चेक करने वाले को ये इंस्ट्रक्शन नहीं रहते, वर्ड मैच हुआ तो मैच कर, उसको ये रहता, देख जो हम आंसर चाहते हैं और उसने जो लिखा है उसका मतलब अगर सेम आता होगा ना, मार्क्स दे। लेकिन सच बात यह है, बच्चे कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते, समझते तो याद नहीं रख पाते, याद कैसे रखे तरीका नहीं पता होता, खासकर ऑडिट में। क्योंकि बहुत सारी जनता तो यही सोचती है कि यार वे तो कुछ कुछ जनता सोचती है कि हम निपटा देंगे, ओवरव्यू मार लेंगे, थेरी है। फिर कुछ बच्चे याद रख पाते तो उसको रिवाइज नहीं कर पाते, कुछ बच्चे रिवाइज करते तो उसको लिख नहीं पाते। अभी लिखने के लिए भी हमने कल चर्चा की, तो मैं कुछ करूंगा कि आपसे मैं थोड़ा लिखवाऊंगा, राइटिंग प्रैक्टिस भी और करवाऊं, तो उसके लिए भी कुछ प्लानिंग है। करेक्ट। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो मैंने तो सारे कीवर्ड्स मार्क किए, इसका रीडिंग ऑडियो भी मैं देता हूं, बट दिस लैंग्वेज एक बार पढ़ी भी होनी चाहिए। जो रीडिंग ऑडियो में आपने एक बार पढ़ा, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। परफॉर्मेंस मर्टिलिटी मीन्स द अमाउंट और अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर एट लेस देन मर्टिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल to reduce to an appropriately low level probability that aggregate of uncorrected and undetected misstatement exceed mortality for financial statement as a whole। यही बोला था हमने, अगर आप ऐसा करोगे तो chances that misstatement will cross the total mortality level, it will reduce। ये हम पढ़कर आए थे इसलिए सेंटेंस समझ रहा लिखा गया। If applicable, performance mortality also refers to amount or amount set by auditor at less than mortality level or levels for particular class, account, balance और disclosure। उसकी भी परफॉर्मेंस mortality निकल सकती है। मैं आप लोगों को बोलूं, जब आप रीड करते हो ना, तो आपका फोकस रटने पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस इस पे होना चाहिए, मैं जो पढ़कर आया
उससे मैच हो रहा है ना, मतलब वो उसमें कवर हो रहा है ना, हो रहा है तो बेस्ट. The auditor shall determine performance materiality for the purpose of assessing risk of material misstatement, determining nature, timing, extent of further audit procedure. Planning the audit solely to detect individual material misstatements overlooks the fact that aggregate of individual material immaterial misstatement may cause the financial statement to be materially misstated and leaves no margin for possible undetected misstatement. ये बोल रहे हैं कि आप सिर्फ दिखने वाले गलतियों को अगर सिर्फ सोच रहे हो, सिर्फ उस पर ध्यान दे रहे हो, तो आप बेवकूफ हो. आपने हमेशा आपको मार्जिन छोड़नी पड़ेगी. किसके लिए? अनडिटेक्टेड के लिए, जो आपके हाथ से डिटेक्ट होते नहीं है. परफॉर्मेंस मटेरियलिटी which as defined in one or more amounts is said to reduce at appropriately low level the probability that aggregate of uncorrected undetected misstatement in financial statement exceed the materiality for financial statement as a whole. सर ये बात तो रिपीट होगी पूरे एसेज में. आपको ऐसा दिखेगा कि जो कॉन्सेप्ट ऊपर डिस्कस किया था वही नीचे वापस आ रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स ड्राफ्टेड इसी तरीके से, स्टैंडर्ड्स ड्राफ्ट ही ऐसे किए गए. मैं आपको बताता हूं. देखिए आईसीआई की वेबसाइट पे गया मैं. आईसीआई की वेबसाइट पे एक टैब जो मैं सबसे ज्यादा विजिट करता हूं, आप रिसोर्सेस पे जाइए. रिसोर्सेस में अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पे एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स मिलेगा, जो हम पढ़कर आए. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इसी में आते हैं. लाइन से सभी स्टैंडर्ड्स है. अभी हमारा 320 नंबर का स्टैंडर्ड है मटेरियलिटी के ऊपर, उसको हमको क्लिक किया. 11 पेज का स्टैंडर्ड है, एक ही स्टैंडर्ड 11 पेज का. इसमें क्या होता है सुनिए. इंट्रोडक्शन, भावनाएं, क्यों आया स्टैंडर्ड, इसका बैकग्राउंड बताते. ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर ने इसको पढ़कर क्या अचीव करना चाहिए, उसका टारगेट क्या है. हर स्टैंडर्ड ऑडिटर के सामने टारगेट रखता है, तेरे को ये अचीव करना है. इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जनरली इसमें से कभी कोई सवाल नहीं पूछा जाता. हर स्टैंड में होता है रिक्वायरमेंट, मतलब तुझे कौन से चीजें फुलफिल करनी है. रिक्वायरमेंट मतलब तुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है. और नीचे लिखा है एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल. देखो ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, पैराग्राफ नंबर 10 और 11 हमारे नोट्स में भी है. अगर पैराग्राफ नंबर 10 आप देखोगे, एक 10 आपने देखा, तो उसके पैराग्राफ खत्म होते होते उन्होंने लिखा है एक्सप्लेनेशन के लिए A2 से लेके A11. इसमें इसी बात को रिपीट करके और डिस्कस करके लिखा जाता है. इसीलिए अब इंस्टीट्यूट वाले कोर्स कैसे बनाते, यहां से 2 पैराग्राफ लेते, जो कि प्रिंसिपल सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, रिक्वायरमेंट है कि ऑडिटर ने क्या करना चाहिए. रिक्वायरमेंट मतलब व्हाट ऑडिटर इज सपोज टू डू एज पर दिस ऐसे. फिर नीचे जाते A2, A2, A3, A11, इसमें से और कुछ पैराग्राफ निकाल निकाल कर इंक्लूड कर लेते. इसलिए आप देखते हो कभी कभी एसेज में ऐसा होगा, एक कॉन्सेप्ट बताया था उसी का फिर से क्या होता है, रिपीट. वो रिपीटेशन इसलिए होता है क्योंकि कुछ पार्ट आया बेसिक प्रिंसिपल से और कुछ पार्ट आया एक्सप्लेनेटरी मटेरियल से. तो आपने भावुक नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना. सर एग्जाम में भी हमने ऐसे रिपीट करना चाहिए, मुझे नहीं लगता. गधे ऐसे काम मत करो. रियल नॉलेज डिलीवर करने पे विश्वास रखो. रियल नॉलेज आज के डेट में बहुत कम बच्चे डिलीवर कर पाते हैं. रियल अंडरस्टैंडिंग, रियल बैकग्राउंड नॉलेज डिलीवर करने बहुत कम बच्चे. बिकॉज एक तो अच्छा जनरेशन बहुत स्मार्ट है. दिस इज द स्मार्टेस्ट जनरेशन. दे आर ब्लेस्ड विद बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स, बेस्ट ऑफ द इंस्टिंक्ट्स, इंट्यूशंस. दे आर सुपर स्मार्ट. एक सेंटेंस बोलो तो 2 सेंटेंस समझ जाते हैं. दे कैन रिमेंबर थिंग्स वेरी फास्ट. एक्सेप्शनल है. एंड ये जनरेशनल चेंज है. अगर आज कोई बच्चे का बर्थ हुआ है तो पहले बोलते थे मुट्ठी बंद रहती थी, आज बच्चे का बर्थ होता है तो मुट्ठी खुली रहती है. जितने जल्दी वो बोलना शुरू करता है दैट इज फास्ट. जितने जल्दी वो मोबाइल फोन समझता है दैट इज फास्ट. माय सन इज इन 4th क्लास. अपने दादा के लिए उसने फोन सिलेक्ट भी कर लिया और पुराना फोन का IMEI नंबर भी डाल दिया कि ये एक्सचेंज में डाल रहा है अपन. आखिरी में सिर्फ पेमेंट में CVV के लिए रुका वो. मतलब भाई ये नहीं दूंगा तेरे को, इधर आ.
जा दूसरे रूम में, नंबर डाल रहा हूं मैं। यार फोर्थ क्लास का तो मेरे को याद ही नहीं मैं कुछ करता था क्या। सी नहीं, बट द प्रॉब्लम विद दिस जनरेशन इज because of they are so blessed with the brain powers and everything. Problem is नंबर वन, जो उनकी स्ट्रेंथ है वही उनकी वीकनेस बन रही। दे हैव सच ह्यूज थॉट प्रोसेस एंड थिंकिंग पावर, ये लोग एक चीज पे ध्यान नहीं दे पाते। दे आर इनटू मल्टीपल थॉट्स ऑल द टाइम। इनको फोकस करना थोड़ा मुश्किल है। वो एक साथ इतनी चीजें सोचते हैं, इट्स डिफिकल्ट फॉर यू गाइज टू फोकस। मैं आपको बोलूं तो आप आपकी पढ़ाई, जो आपको प्रिपरेटरी लीव मिलती है, बच्चे चाहे तो उसको 1-2 महीने में सुपर कर लेते हैं, लेकिन जब छुट्टी मिलती है तो वो मोमेंटम नहीं बना पाते। छुट्टी मिलती है ना तो समय टीवी, मोबाइल फोन, फैमिली इश्यूज, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्रिकेट, हजार फुटबॉल, हजार चीजों में जाता है, लेकिन पढ़ाई में मोमेंटम नहीं बन पाता। इनके चैलेंजेस अलग है। तो आज का ज्ञान भी यहीं पे। मैं इतने बच्चों से, यानी आई हैव सीन ब्राइटेस्ट माइंड्स, जिन्होंने फोड़ा फाउंडेशन में, मैंने देखा है उनको इंटर में बिखरते हुए। और वो इंटेलिजेंट नहीं थे, स्मार्ट नहीं थे, डेडिकेटेड नहीं थे, ये प्रॉब्लम नहीं था। दिस वाज नेवर द प्रॉब्लम। वो अपने पढ़ाई का मोमेंटम नहीं बना पाए। ठीक है। और मतलब इसके 2 रीजन मैंने हमेशा देखे बच्चों में। पहला, डर। बच्चे डर के वजह से सब्जेक्ट का मजा लेना बंद कर देते, उसको समझना बंद कर देते, उसको अप्लाई करना बंद कर देते, क्योंकि दिन रात सिर्फ डर में जीते, मार्क्स के और पास होने के। सिर्फ डर, और इतना डरते कि सीखने में उनका, सीखने से ध्यान पूरा खत्म है। दे स्टॉप एंजॉइंग दी लर्निंग इटसेल्फ। लर्निंग प्रोसेस उनको इंस्टाग्राम पे अच्छी लगती, वहां पे लर्निंग प्रोसेस के गाताएं सुनते समझते, जब खुद लर्निंग करने की बात आती तो उससे दूर भागते, क्योंकि हमेशा सिर्फ डर में जीते, टेंशन, हमेशा सिर्फ टेंशन में जीते। मैं क्या सीख रहा हूं, इसमें क्या मजा आ रहा है, इसको कैसे अप्लाई करूंगा, ये सब तो भूल गए। दे हैव स्टॉप्ड एंजॉयिंग देयर स्टडीज। और अच्छा, सो प्रॉब्लम मोटिवेशन में कभी नहीं था। 100 में से 100 बच्चे को पता होता है कि पढ़ना जरूरी है। 100 में से 100 को पता होता है अगर मैं पास होऊंगा तो मेरी लाइफ बेहतर रहेगी। 100 में से 100। दे हैव स्टॉप्ड एंजॉयिंग। और मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, एवरी प्रोफेशन एंड बिजनेस। अगर प्रोफेसर को पढ़ाने में मजा आना बंद हो जाए, सिर्फ वो यही सोचता रहे कितने बच्चे देख रहे हैं, कितने बच्चे आएंगे, क्या रहेंगे, वो ऐसे ही मर जाएगा एक दिन। क्योंकि उसने टीचिंग प्रोफेशन में एंटर किया था पढ़ाने के मजे के लिए, पढ़ाने के पैशन के लिए, और उसको तो भूल गया हो। बच्चों के लिए भी वही है, तुम उतरे थे यहाँ पे टू बी नॉलेजेबल, टू गेन नॉलेज, वो तो भूल गए, एंजॉय करना बंद कर दिया। फिर मैं समझता हूं कि बच्चों के पास में प्रॉब्लम्स है लेकिन सॉल्यूशंस नहीं है। ठीक है सर, चलो माना, घर वाले आते हैं, डांट के, तू पढ़ नहीं रहा। कभी कभी प्रोफेसर आते हैं, तू पढ़ नहीं रहा। हर कोई बता के जाता है, तू पढ़ नहीं रहा। लेकिन क्यों नहीं पढ़ रहा, उसका एक कारण मजा लेना बंद कर दिया। दूसरा तरीका भी तो बताओ। मुझे लगता है जो प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ओवर प्लानिंग छोड़ के बहुत छोटी स्पीड में शुरुआत कर दो। सिर्फ
मेरे को इतना पढ़ना है, इतने चार्ट्स पढ़ने हैं, इतने पेज पढ़ना है, इतने मल्टीपल रिवीजन करना है, ऐसा 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 सोचने में 1 घंटा लगा दिया, सोचने में थक गए। आउटपुट एकदम स्लो डाउन कर खुद की स्पीड, एक चार्ट से शुरू करता हूं, एकदम स्लो शुरुआत कर, एक चार्ट से शुरू करता हूं, आज एक चार्ट पढ़ता हूं, एक होने के बाद दूसरे का नंबर लगता है, दूसरे के बाद तीसरे का नंबर लगता है, अबे मैंने आधे घंटे में 5 चार्ट पढ़ लिए। एकदम स्लो शुरुआत की जरूरत थी, बिना आगे सोचे बस शुरुआत करनी थी। बहुत स्लो डाउन करना, जैसे आप स्लो डाउन करते ना एंग्जाइटी बॉडी की कम हो जाती है, बस शुरुआत करने की देरी थी। यू नीड टू स्लो डाउन। और फिर प्रोसेस में और इंपॉर्टेंट है, आप देखो आपकी प्रोडक्टिविटी, यहां पे मैंने ऐसा देखा है, सीए में ना एक बंदा सीए नहीं बनता, पूरा ग्रुप बनता है सीए, या फिर पूरा ग्रुप लटकता है। हमने हमारे ग्रुप में 10 दोस्त थे, 10 के 10 सीए आज, आगे पीछे हुए, एक आधा लटका, उसको टाइम लगा थोड़ा सा। हंसी मजाक बहुत करते, मस्ती बहुत करते, लेकिन बैक ऑफ द माइंड सबके था कि यार ये 80% है, 20-30% तो हम खुद को एंटरटेन कर रहे हैं। और मैंने हमारे, आई स्टिल रिमेंबर, P1 क्लास थी, प्रोफेशनल एजुकेशन 1 बोलते थे हमारे समय पे, तो सीबीएसई का थर्ड टॉपर था, सीबीएसई इंडिया लेवल पे थर्ड टॉपर हमारे क्लास में, हम साइंस वाले थे। तो वो आया और उसने बोला सर क्या पढ़ा रहे, सीबीएसई में तो मैं सब पढ़ कर आया, मैं सिलेक्ट करूंगा कि मैं कौन सा टॉपिक अटेंड करूं। हम तो साला बैठे बैठे, भाई बैठो, इसकी औकात है भाई सिलेक्ट करने की। अपन तो शांति से अपने क्लास में बैठ के अपन जो सर बोलेंगे अपन वो करेंगे, लाइफ एकदम सिंपल है। क्लास में मजा उठाया, क्लास के बाहर जितना टाइम थे उतना काम कर लिया, इतना ही है मेरे हाथ में, खत्म। रिजल्ट आया, वो भाव रह गए, हमारा ग्रुप टॉप कर गया। मतलब जरूरी है कि आप किसी को ट्रस्ट करो और पूरा फॉलो करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ट्रस्ट समवन एंड यू फॉलो। हम तो पूरा भरोसा दिखा देते, सर ने बोला पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर, ये बहुत नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस बंदा है, इसने बोला ना, कर डालने का। सिंपल थी लाइफ, हजार चीज नहीं करते थे, एक चीज फॉलो करते थे, शिद्दत से एकदम, बराबर। तो इन सब कहानियों का निचोड़ लिखो, आज का ज्ञान। ओके, if you want to excel in studies, if you want to excel in studies, you need to start enjoying knowledge. Full stop. Instead of excessive planning, just believe in slow start. Full stop. बहुत इंपॉर्टेंट था, बस बहुत धीरे आराम से पढ़ना शुरू कर दे, मत सोच ज्यादा, जस्ट स्टार्ट इट। एंड लास्ट, in every aspect of life,
You have to trust someone and follow it and follow them. Follow it, nahi, follow them wholeheartedly. And follow them wholeheartedly. जैसे मैंने मेरे लाइफ में कुछ बातें फिक्स करके रखी। मैं चार्ट अकाउंटेंट हूं, लेकिन शेयर मार्केट, माय डैड इज इनटू शेयर मार्केट। मैं कुछ नहीं सोचता, उन्होंने जो बोला पत्थर की लकीर है, कर डालो। फैमिली मैटर्स मेरे को नहीं समझते। व्हाट माय मॉम सेज और व्हाट माय वाइफ सेज, दैट इज फाइनल। आई डोंट पुट माय ब्रेन, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन इट। टीचिंग, उसमें मेरा दिल जो बोलता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड डेफिनेटली आई हैव माय गुरुज इन टीचिंग, जिनको मैं फॉलो करता हूँ। विशाल सर और उज्जवल सर, दो लोग, उनको अगर मुझे कोई अगर कभी लगे कि यार सर समझ में नहीं आ रहा, ये करूँ कि ये करूँ, आई विल गो टू देम एंड आई ट्रस्ट देम ब्लाइंडली कि भाई सर आपको कुछ ठीक लग रहा है ना, फिर मैं कर दूंगा, ज़्यादा सोचूंगा नहीं। वैसे ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है, फिर मैं आई वोंट थिंक मच। आपको ट्रस्ट दिखाना ज़रूरी है और फॉलो करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर क्या आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा ही नहीं। आज के डेट में बिकॉज ऑफ एक्सेसिव इंफॉर्मेशन, आई सी स्टूडेंट्स simply going from one YouTube to another YouTube video, one Telegram channel to another Telegram channel, बस घूमे जा रहे हैं। जिससे पढ़ा है ना उससे ही पूछ ले कि सर कैसे पढ़ना है। अच्छा तेरे मन में कोई डाउट होगा सर, लेकिन यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम जा रहा है, वो कर लेना और उसको होल हार्टेडली फॉलो कर। लाइफ को सिंपल रखना, कीप लाइफ सिंपल। तो 3 बातें थी उसमें। यू नीड टू स्टार्ट एंजॉइंग, यू हैव टू डू स्लो स्टार्ट। यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, सिंपली स्लो स्टार्ट। शुरू कर दे स्लो, एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है तू। और तीसरा, तो किसी को तो ट्रस्ट करना पड़ेगा रास्ता दिखाने के लिए। ट्रस्ट कर, उसको फॉलो कर। तो मैं बता रहा था, दिस गोइंग टू रिपीट, ठीक है।